अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 29 मई की कॉल लेकर मैं आपके साथ हूं और सब में पहले हम फ्राइडे के सेशन पे बात करते हैं। फ्राइडे के सेशन पे आपने गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि हम कोई कतई तौर पे मार्केट में किसी अच्छी उम्मीद को लेके नहीं बैठे थे और फिर हमने ये भी देखा कि मार्केट जो है आगाज़ के साथ जब 41,207 के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकी, क्योंकि 41,148 का तो मार्केट का हाई था, तो फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ नमाज से पहले तो उसकी स्ट्रगल जारी थी। और आपको पता है जुमे को 2 सेशन होते हैं, तो आम तौर पे दोनों सेशन का बिहेवियर आम तौर पे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो नमाज के बाद मार्केट खुली और सीधा फ्री फॉल की शक्ल में नीचे की तरफ, और चूंकि फ्री फॉल था तो बाउंस भी हुआ। फ्री फॉल और कंफर्टेबल स्लाइड में क्या फर्क है? अगर मैं शक्ल के तौर पे समझाना चाहूं कि कंफर्टेबल स्लाइड ऐसे मार्केट नीचे जाती है, ठीक है जी, और फ्री फॉल ऐसे नीचे जाती है, ठीक है ना। तो जो कंफर्टेबल स्लाइड होती है वो जस्टिफाइड होती है, मतलब उसमें सेलर और बायर की कोई अंडरस्टैंडिंग होती है कि देयर आर सम रीजंस कि सेलर माल बेच रहे हैं। और जो फ्री फॉल होता है उसमें सब में अहम नुक्ता पैनिक का होता है कि वो एक पैनिक होती है, तो और उसकी सेलिंग जो है जस्टिफाइड नहीं होती। जो स्पेकुलेटर का या पैनिक का निशाना बन जाते हैं, उनका चारा बन जाते हैं, तो वो लोग माल बेच देते हैं। और माल बेचने वालों की आमतौर पे तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती, और तादाद चूंकि बहुत ज्यादा नहीं होती तो इसलिए सेलर बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है, और फिर जो है वहां से एक बाउंस मिलता है। तो वही बाउंस मैंने आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश की है। चूंकि फ्री फॉल था तो बाउंस भी आया। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि बाउंस जो है मतलब बहुत अच्छा था, और अच्छा वो इसलिए था कि जिस टाइम पे हुआ है वो टाइम आ जाता है एवरेज क्लोजिंग का, तो यहां फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये बाउंस जो है ऑर्गेनिक है या अनऑर्गेनिक है। क्योंकि मैं तो एवरेज क्लोजिंग को बिल्कुल नहीं मानता, मगर बहरहाल रेगुलेटर्स का फैसला भी दुरुस्त है, मैं इस बात को भी जानता हूं, क्योंकि बहुत छोटी मार्केट है और मैनिपुलेटर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। मगर बाय नेचर, अगर जिस तरह मैं मार्केट को समझता हूं, और बाय नेचर, बाय ट्रेंड, बाय सेंटिमेंट, मार्केट की जो क्या कहना चाहिए कुदरती मूव होती है, वो किसी भी आर्टिफिशियल रुकावट को या आर्टिफिशियल क्या कहना चाहिए इंटरफेरेंस को, कि कोई मुदाखलत बैरूनी कहें या मसनूई मुदाखलत को पसंद नहीं करती। जो मार्केट है, मार्केट बड़ी ही रियलिस्टिक चीज है, अगर आप समझें। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, मगर मैं तो मार्केट को बहुत एंजॉय करता हूँ, इसको बड़ी रियलिस्टिक चीज समझता हूँ। मैं इसको रियलिस्टिक इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग इसको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो स्पेकुलेटर और भाइयों की बात लेके बीच में आएंगे, फलां चलाता है, फलां चलाता है। होता है, अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो जब हमें नीचे भेजा तो उसने शैतान भी रख दिया। ऐसा तो नहीं था कि दुनिया में सब अच्छा था, बुराई भी थी, अच्छाई भी थी, सिस्टम भी दिया, और सिस्टम पे फॉलो करने की बार बार याद दहानी कराई। तो इसी तरीके से रियलिस्टिक है दुनिया। दुनिया में बुराई भी रियलिस्टिक है, अच्छाई भी रियलिस्टिक है। अहमियत यह है कि आप बुराई का रास्ता चुनते हैं या अच्छाई का। अगर आप ये बात कह दें चूंकि दुनिया में बुराई है लिहाजा दुनिया अच्छी जगह नहीं है, मैं इससे मुत्तफिक हूं। खुदा नख्वास्ता दुनिया बुरी जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिजाइन की। खैर बहरहाल, गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मैं आपको ये लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट बड़ी रियलिस्टिक है। हाँ, उसमें मनफी पहलू होते हैं, मैनिपुलेटर का, स्पेकुलेटर का किसी हद तक कह सकते हैं मनफी रद्द अमल होता है, मगर हमारे पास उसका मुस्बत रद्द अमल भी है लिक्विडिटी की सूरत में। और सब में अहम तरीन बात, हमारा अपना डिसीजन। कोई मैनिपुलेटर, कोई स्पेकुलेटर आपके घर पे आके, आपके सिस्टम में आके आपका हाथ पकड़ के नहीं कहता माल बेचो, माल खरीदो। ये फैसला यहां से होता है। तो लिहाजा सारी जिम्मेदारियां उनको क्यों दी जाए।
बहरहाल गोइंग फॉरवर्ड 41,207 पे जब मार्केट खड़ी नहीं हो सकी तो मार्केट में गिरावट हुई, और वो गिरावट चली, फिर नमाज के बाद बाउंस हुआ, और चूंकि वो आखिरी लम्हा था तो इसलिए मैं क्लोजिंग से इतना मुतमईन नहीं हूं। आई स्टिल बिलीव क्लोजिंग तो 40,964 की दिखा दी इंडेक्स ने, मगर मुझे ऐसा लगता है क्लोजिंग 40,900 के नीचे है। अगर मैं उस मूव को थोड़ा सा ऑर्गेनिक वे में समझने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है 40,900 से नीचे है। खैर बहरहाल ये मेरी सोच है। रियलिटी ये है कि मार्केट अपने हाई से 266 पॉइंट, हाई से नहीं बल्कि जुमे की क्लोजिंग से 266 पॉइंट नीचे आई। रियलिटी ये है कि मार्केट क्लोज हुई है 65 पॉइंट के नुकसान के साथ। रियलिटी ये है कि वॉल्यूम में 60.85% का इजाफा हुआ है निस्बतन जुमेरात के। तो ये जो अहम पहलू है इनको भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, इनको अकाउंट फॉर करते हैं हम अपनी टेक्निकल कॉल में। अच्छा, ये हमारी ब्रीथ स्ट्रेटेजी की स्लाइड आपके सामने है, ये चल रही है, और हमने इसमें एक और तब्दीली ये की कि हमने जुमेरात और जुम्मे को उनको कॉल्स के अलावा हमने अपने प्रोफेशनल ग्रुप के डिस्कशन को भी शेयर किया और दिखाया उनको। हालांकि हमने 3 दिन के लिए वो ग्रुप फ्री बनाया था, मगर हमने उनको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए ताकि वो भी अपडेट देख सकें, और फिर 2 दिन और एक्स्ट्रा दिए, यानी कि हफ्ता और शायद इतवार, जिसमें वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो कल उनके सवालात के जवाबात भी दिए, आज भी देखूंगा क्या सवालात हैं, उनके भी जवाबात दूंगा। तो कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या ये PSX के लिए भी है, तो नहीं, अभी ये PSX के लिए नहीं है, तो PSX के हालात भी ऐसे नहीं है। ये जनाब सारा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज या इंटरनेशनल मार्केट के लिए, तो चाहे आपका तजुर्बा हो नहीं हो, ख्वाहिश है रेवेन्यू बढ़ाने की, माहाना आमदनी की, ट्रेडिंग सीखने की, इसका हिस्सा बन जाइए। शुएब आपको तमाम तरह असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और इसका नंबर है 0342-235-8073। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल में बताइए आप कि क्या आपको करना है। अब चलते हैं हम अपनी ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक में। इसमें आपके सामने हमारी 2 स्लाइडें होती हैं। ग्लिम्स की पहली स्लाइड जिसमें हम मंडे की कॉल दिखाते हैं, दूसरी स्लाइड जिसमें हम चार्ट डेटा जो भी डेवलप हुआ है या प्रोसेस हुआ है इस वीक में वो दिखाते हैं। अच्छा जनाब, मंडे की कॉल में 2 बातें बड़ी स्पेसिफिकली कही गई। नंबर 1 कि मार्केट की जो रिकवरी है, यानी कि जो पिछले हफ्ते में जो थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी वो इनफ नहीं है, एक बात ये कही गई। दूसरी बात ये गई कि जब तक 41,656-606 इसके नीचे मार्केट है, यानी कि इसके ऊपर जाके नहीं रुकती, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती, मार्केट में कोई अच्छी उम्मीदें रखना बेकार है। ये 2 पॉइंट हमने हाईलाइट किए। अब आपके सामने अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आप ये देखेंगे, मैंने इसमें डेली चार्ट भी दिखाया है, वीकली चार्ट भी दिखाया है। डेली चार्ट में आप देखेंगे जो पहला सेशन है, यानी कि मंडे का 41,690 का जो हाई है वो मंडे को ही है, और अगर मंडे की क्लोजिंग देखेंगे तो उससे 400-450 पॉइंट नीचे है। तो फिर उसके बाद मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, 4 दिन मार्केट मुतवातर नीचे ही गिरती गई। अगर मैं प्रिसाइसली देखूं तो लोअर लोज बनते रहे, हर दिन एक नया लो था और मार्केट नीचे स्लाइड होती रही। अच्छा, उसके अलावा अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के नंबर देखें तो तकरीबन 65 लाख की सेलिंग अब तक इस महीने हो चुकी है, $65 लाख। अगर इस हफ्ते की बात करें तो $21 लाख की सेलिंग हुई। लोकल फंड्स को देखें तो वो $34 लाख की सेलिंग सिर्फ इस हफ्ते में कर चुके हैं। लोकल इन्वेस्टर को देखें तो उनकी उम्मीदें माशाल्लाह खत्म नहीं होती, अल्लाह कायम रखे और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। $12,76,000 की स्टिल बाइंग है, विच इज पॉइंटिंग ऑन देयर कॉन्फिडेंस एंड होप। तो जनाब ये तो थी NCCPL की सूरत हाल। और अब अगर आप देखें तो मार्केट 634 पॉइंट के नुकसान के साथ क्लोज हुई, और जिस तरह मैंने कहा कि
मंडे को 495 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हो गई थी, तो वो बड़ी वाज़ेह तौर पे पावर ऑफ बियर्स को बताती थी। उसके बाद फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की कॉलें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि उसमें क्या बताया गया, तो कोई हैरानकुन बात नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें कि मार्केट जो है उसमें जो अगर मेरी जो सोच है जो मार्केट को देख के नजर आती है वो ये है कि मार्केट जो है उसमें इंडेक्स और इन्वेस्टर दोनों जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और अदालती सरगर्मियां हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, इन दो चीजों से ज्यादा खाइफ मुझे नजर आए, परेशान नजर आए। उनको इकोनॉमी, वैसे तो इकोनॉमी के हालात भी बुरे हैं, बजट भी आने वाला है, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ लोगों की गुफ्तगू में, मार्केट की सेंटिमेंट्स में, कि उनका ज्यादा कंसर्न जो है वो इस तरफ है कि भाई क्या होगा, अब अदालत क्या करेगी, अब सियासतदान क्या करेंगे, अब इदारे क्या करेंगे। उनको इसकी फिक्र नहीं थी कि IMF की बात पे डिस्कशन कोई नहीं है। मतलब हैरानकुन बात है कि मीडिया पे मतलब इसाक डार साहब के तो मजे लगे हुए हैं कि उसूली तौर पे तो उनको इस वक्त बहुत बुरा भला कहना चाहिए था कि उन्होंने बड़ी बातें की थी मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, तो उन्होंने आने के बाद क्या कर लिया। मगर मजेदार बात यह है कि उनको कोई पूछता नहीं है। ये बिल्कुल वही बात है कि जिस तरीके से अगर मतलब लोगों ने जो फेक प्रोपेगेंडा को फॉलो करते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी मुद्दे पे गुफ्तगू को रोकना है तो कोई नया मुद्दा खड़ा कर दो, तो चाहे लोग उस तरफ डाइवर्ट हो जाएं। तो हमारे पास अदालतें और सियासतदान एक जबरदस्त किस्म की मुद्दे खड़े करके बैठ गए हैं और जिस पे अवाम बेवकूफों की तरह फोकस हुई है, तो लिहाजा IMF की कोई बात नहीं कर रहा। इवन वो लोग जिनके अपने जाती पैसे स्टॉक में लगे हुए, दे डोंट इवन केयर अबाउट इट, दे आर मोर वरीड ऑफ अरे यार कल अदालत का फैसला क्या आएगा, कल बंदियाल साहब क्या कर सकते हैं, तो जी अटॉर्नी जनरल क्या कहेगा, हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अरे यार कम ऑन, इससे तुम्हारे को क्या फायदा मिलने वाला है। वो खेल कूद करेंगे, 9-10 लाख रुपए पेंशन होगी उनकी, और उसके बाद उनकी छुट्टियां भी होंगी, नौकर भी होंगे, पेट्रोल भी होगा, गैस भी होगी, बिजली भी होगी। तुम्हारे और मेरे पास क्या होगा यार। जागो मेरे भाई जागो, इन पे फोकस करके सियासतदानों पे और इन इदारे के सरबराहों पे अगर हम मोहब्बत, एफिलिएट और फोकस करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर साफ बता दूं दिल में बड़े गलत अल्फाज हैं, दिल में बहुत बुरे लफ्ज है मेरे लिए, मेरे पास इनके लिए। ये तो बड़ी अय्याशी की जिंदगी, रिटायर्ड लाइफ गुजारेंगे, इनके बच्चे भी बाहर होंगे, हम लोग झेलेंगे यार। और बैठ के हम बातें कर रहे होंगे यार 2008 में ना मेरा इतना नुकसान हो गया, 2012 में इतना हो गया, 2019 में इतना हो गया, 2023 में इतना हो गया। जब जब मैं उम्मीद के साथ मार्केट में गया ऐसा हो गया। तो खुदा के लिए अपने लिए सोचो, इनके लिए मत सोचो, इनसे मोहब्बत नहीं करो, मोहब्बत करो अपने आप से और अल्लाह ताला से, दैट्स ऑल इट इज। तीसरी कोई चीज नहीं है। अपनी फैमिली, ऑब्वियसली अपने आप से मोहब्बत करोगे, अपनी फैमिली से करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब बकवास है। एनीवेज अगेन मैं माफी चाहता हूँ, बार बार जरा मैं वो मोइन अख्तर साहब याद आए, वो अनवर मसूद के एक प्रोग्राम में कहते हैं कि वो मैं बात करते करते थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, तो मैं भी गुफ्तगू करते हुए थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, माफी चाहता हूँ। खैर आगे चलते हैं जनाब। तो बहरहाल उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आती, जिस तरह मैंने पिछले दिनों भी अपनी एक वीडियो में कहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म और इसके हालात को देखने के बाद इन्वेस्टर और इनका होप जो है ना वो खत्म हो गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, यकीनन परेशान कुन बात है। और इनको रिकंसाइल होने का होप, अच्छा होप हमें चाहिए क्या? हमें होप ये नहीं चाहिए कि तुम कल पाकिस्तान को अमेरिका या जर्मनी के बराबर लाके खड़ा कर दो। अरे रहने दो भाई, तुम ना कराची को पहले वाला कराची बना दो, तुम लाहौर को पहले वाला लाहौर बना दो, तुम इस्लामाबाद को पहले वाला इस्लामाबाद रहने दो। हम तुमसे और कुछ नहीं मांग रहे। हमको पाकिस्तान 1970 का पाकिस्तान दे दो, हमको 1960 का पाकिस्तान दे दो। अरे नहीं चाहिए भाई नया पाकिस्तान। हमें लाहौर को पेरिस नहीं बनाना, हमें लाहौर को लाहौर बनाना है, ठीक है ना। 1940 का लाहौर हमें दे दो, बड़ी मेहरबानी, हम अच्छे थे उस वक्त। तो लिहाजा उम्मीदें बड़ी नहीं है हमारी उम्मीदें रियलिस्टिक है कि भाई हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें काम करने दो, हमें बिजनेस करने दो,
हमें खुद ब खुद इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। खैर बहरहाल आगे चलते हैं। तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, आपस में इदारों की एक लड़ाई और एक कैफियत नजर आती है जो एक दूसरे से नाखुश है। मजीद आगे चलेंगे जनाब, अगर मैं कॉरपोरेशंस की बात करूंगा तो मैं कॉरपोरेशन की अर्निंग से तो बहुत मुतमईन हूं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हाँ, उनके पे आउट पे इख्तलाफ किया जा सकता है, बहस की जा सकती है, मगर बहरहाल मैं इसलिए इस बारे में इतना कंसर्न नहीं होता। मैं आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले ये बात कर चुका हूं, अर्निंग अच्छी होंगी, पे आउट अच्छी नहीं होंगी। और कैसे अच्छी होंगी पे आउट, मतलब मैं अपनी बात करूं कि मेरी अर्निंग जो है कम हो गई। अच्छा, मालिक का बड़ा एहसान है, इतनी है कि मुझे 3 वक्त की रोटी मिलती है, ठीक है ना, अभी भी पेट्रोल खरीदता हूं, मगर मैं अपने अखराजात को जरूर कम कर रहा हूं। कि अगर मैं पिछले साल छुट्टियों पे गया था तो इस साल में छुट्टियों पे नहीं गया, छोड़ो भाई, घर पे बैठो, अच्छी बात है। तो इसी तरह कॉरपोरेशन भी जो है, अगर अर्निंग में कुछ बच भी रहा है तो वो अपने एक्सपेंसेस को या अपनी एक्सपेंशंस पर शायद रुक जाए, या बेसिकली वो आपके हाथ में पैसा देने के बजाय वो कोशिश करेगी कि कॉरपोरेशन में पैसा रहे ताकि कॉरपोरेशन की सेहत मुतासर ना हो। बुरी इकोनॉमी में जब सेल कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो कॉरपोरेशन की सेहत मुतासर ना हो। तो मेरे ख्याल में वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हाँ, इन्वेस्टर मायूस होगा, उसका फर्क इकोनॉमी पे पड़ रहा है या इंडेक्स पे पड़ रहा है, ठीक है। बहरहाल तो मुझे इस बात पे कोई अफसोस नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इससे मार्केट में उनको कल अपने पे फोकस करने का मौका मिलेगा और ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है और आगे चलिए पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें मैंने कहा है, कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है। मैं एक तो बता रहा हूं आपको कि इंडेक्स जो है ना 1000 पॉइंट गिरा चुका है 8 सेशन में। मैं जब इस तरह पॉइंट मिला के करता हूं ना, तो ये एक टेक्निकल टर्म होती है ब्लेंडेड कैंडल। तो ब्लेंडेड कैंडल को समझने की कोशिश कीजिए कि ये थॉट क्या है, ये थॉट है क्या, ब्लेंडेड कैंडल में वो बताना क्या चाहता है एनालिस्ट आपको, या जो टेक्निकल जो चार्ट है। असल में हम 4 आवर, डेली, वीकली ये चार्ट देखते हैं, तो उससे हमें वीक का थोड़ा सा समझ में आता है कि इस वीक की क्लोजिंग क्या है ओवरऑल, तो ये तमाम चीजें नजर आती हैं। मगर हमको ना उसका जब पोस्टमार्टम करने को दिल चाहे तो ब्लेंडेड कैंडल बड़ा अच्छा टूल है। तो मैं देख रहा था कि पिछले 8 सेशन में, अब 8 सेशन 2 हफ्ते नहीं होते, ठीक है, ब्लेंडेड सेशन को, जब ब्लेंडेड कैंडल को मैं देखता हूं या 8 सेशन को मैं देखता हूं, तो मैं देखता हूं 1000 पॉइंट। अच्छा, 8 सेशन क्यों ले रहा हूं मैं, 12 क्यों नहीं ले रहा, 7 क्यों नहीं ले रहा, 6 क्यों नहीं ले रहा? असल में 8 एक जैसे सेशन मैंने लिए, ये मुसलसिल एक बात पे मुत्तफिक नजर आने वाले सेशन। किस बात पे मुत्तफिक? गिरावट पे। तो जब मैंने 8 सेशन को देखा तो 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। 1000 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होते क्योंकि 2.48% है, मगर बहुत ज्यादा हो सकते हैं जब आपके स्टेक होल्डर की पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना हो। क्योंकि अगर वोटिंग हो मुल्क में और वोट डालने वालों का तनासुब 80% हो, 90% हो, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के 90% लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया और बताया कि उन्हें क्या चाहिए। ठीक है जी। अब यहां पर अगर 30% हक राय दही इस्तेमाल किया गया है, तो जो भी रिजल्ट आया है उसमें 30% लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो इसी तरह मार्केट में एवरेज 4.5 करोड़ का वॉल्यूम चल रहा है। जब 4.5 करोड़ का वॉल्यूम है तो मैं किस तरह मान लूं कि मार्केट का जो प्लेयर है, जो रेगुलर स्टेक होल्डर है, ये उसका व्यू है या उसके सेंटिमेंट है। तो सेंटिमेंट जो है, अब यहां पर थोड़ा सा अकल को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार्केट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ऑर्गेनिक और एक्यूरेट सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ द लो वॉल्यूम्स। मगर जो हुआ, जो पॉइंट गिरे, वो एक रियलिटी है। इस बात पे तो जरूर पॉइंट कर रहे हैं कि मार्केट में बियरिश मूव है, मार्केट के अंदर लोगों को खरीदने का मूड नहीं है। तो इस तरह जब एनालिसिस की जाती है, बहुत सारे एंगल्स को मिला के देखा जाता है, तब जाके ये जो हम कमेंट्री करते हैं
पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, उन तमाम एंगलों को जोड़ के की जाती है। बारह आज की वीडियो ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन के हवाले से हो गई है, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेंबर, मेरे व्यूवर्स तो बहुत कम हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है जो लोग हैं वो जानना और समझना चाहते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए ये मेहनत करता हूँ। एनीवेज आगे चलते हैं। तो 1000 पॉइंट की गिरावट इस बात पे जरूर पॉइंट करती है कि मोमेंटम ऑफ बियर्स ज्यादा है, बियर्स की ताकत ज्यादा है। और मैं ये भी समझता हूं कि अगर पिछले चंद हफ्ते की हम वॉल्यूम्स देखें, जिस तरह मैंने कहा, उसमें हेजिटेशन का आंसर बड़ा वाज़ेह है, नुमाया है। लोग हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेड करना नहीं चाहते। और ऐसे में क्या होता है, फोर्स्ड सेलिंग, यानी कि जबरदस्ती की सेलिंग नहीं हो पाती। अब जैसे देखें 65 पॉइंट की गिरावट से जुमे को मार्केट बंद हो गई। अब 65 पॉइंट जो होते हैं ना, वो लोगों को बहुत ज्यादा डराते नहीं है। वो कहते हैं यार चलो ठीक है, ठीक हो जाएगी। अगले दिन फिर 65 पॉइंट, अगले दिन फिर 100 पॉइंट, 100, 200, 150 पॉइंट में ना पब्लिक को पैनिक नहीं हो रहा। एक दिन 300, 400 पॉइंट गिर जाए तो पैनिक हो जाएगा, वो पैनिक हो जाएगा। उस पैनिक में जो रुके हुए लोग थे वो भी अपना माल बेच देंगे। और उसमें जब माल बिकता है तो फिर बंदा रिलैक्स होता है, सही फैसले करता है। जब तक माल पकड़ा हुआ है उसी के बारे में सोचता है। अब टेक्नोलॉजी परफॉर्म नहीं कर रहा, टेक्नोलॉजी उसके हाथ में, तो वो टेक्नोलॉजी की उम्मीदें लगा के बैठा है। नहीं यार, अब आईटी हमारी बड़ी अच्छी हो जाएगी, अब देखना 2023 में आईटी बूम करेगी, ऐसी बातें करता है। अगर उसका आईटी बिक गया तो अब उसका दिमाग खुल जाता है। अब वो ये भी सोचता है कि क्या मैं फर्टिलाइजर बाय करूं, क्या मैं सीमेंट बाय करूं, क्या मैं आईटी बाय करूं, क्या मैं ऑटो सेक्टर बाय करूं। अब दिमाग खुल गया। तो एक आदमी जो माल लेके बैठा है, उसका दिमाग बंद कमरे में, एक बंद उसमें आ जाता है। वो सिर्फ उस सेक्टर या उस स्टॉक के बारे में सोचता है। जिस आदमी ने माल बेच दिया, या जिस आदमी का विजन है, जो अपने पास पैसे रखता है दूसरे सेक्टर्स के लिए, वो फिर विजनरी होता है, वो दूसरे उसमें भी सोच सकता है। तो आमतौर पे जब पैनिक होती है, माल बिक जाता है, तो लोग थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग गाली गलौज करते हैं, बुरा भला कहते हैं, और वो मार्केट छोड़ के चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो एडिक्शन में होते हैं। फिर वापस आ जाते हैं, वो आते हैं वापस, और फिर दोबारा डूबते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो बेचारे इस तरह के आदी हो गए, ठीक है। मगर जो लोग विजन रखते हैं, तो वो लोग फिर ऐसे हालात में दूसरे सेक्टर को भी देखते हैं। एनीवे, अगेन मैं इधर उधर हो जाता हूं, मगर मकसद आपको समझाना और सिखाना है, लॉजिक्स बताना। तो बहरहाल माल बिक जाएगा तो दुरुस्त भी फैसले होंगे। तो अभी जो है ना, लगता नहीं है कि सेल ऑफ के लिए लोग तैयार हैं, मगर ये सेल ऑफ हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इस वक्त बड़ा जरूरी है कि मार्केट जो है, बियर्स और बुल्स में क्या चीजें हैं। बुल्स के लिए जरूरी है कि वो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे, कंसिस्टेंसी मुतवातिर, मतलब मुतवातिर ऊपर जाने की कोशिश करे। 50 पॉइंट से जाए, 60 पॉइंट से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुतवातिर हो और अपने लोस को सिक्योर करके हर दिन का लो ऊपर की तरफ लेके जाए, तो उससे बियर्स की पावर में कमी होती हुई नजर आएगी। तो मार्केट में बेहतरी की उम्मीद वहां से शुरू होगी, कंसिस्टेंसी। फिर उसके बाद अगला स्टेप आएगा वॉल्यूम्स, कि उस कंसिस्टेंसी में वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हो, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, बुल्स आर रीगेनिंग एनर्जी, रीगेनिंग पावर, और अब उन पे आगे जाके उम्मीद। फिर उसके बाद एक आखिरी मरहला आएगा, कोई अहम रेजिस्टेंस होगी, जिसके बारे में हम आपको रोजाना की कॉल में बताएंगे, और उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी उनको बेहतरी की तरफ ले जाएगी। वेरएस बियर्स की अगर हम बात करें, तो बियर्स का मसला यह है कि अगर बियर्स 41,216 के नीचे नीचे हैं, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, गिरावट ही रहेगी 41,216 के नीचे, और प्रेशर रहेगा। और जिस तरह मैंने कहा 40,900 का लेवल जुमे को भी मैंने कहा था, तो कुछ नहीं पता कि उसके नीचे एग्रेशन शुरू हो जाए, फोर्स सेलिंग, पैनिक सेलिंग एन मुमकिन है, हो सकती है। और अभी फिलवक्त जिस तरह की मार्केट है, उसमें ऐसा लग रहा है 40,600 का लेवल जो है वो मार्केट को सपोर्ट दे सकता है। अब उस सपोर्ट तक अगर पैनिक सेलिंग हो जाती है, फ्रेश बाइंग हो जाती है, तो रिवर्स भी कर सकती है मार्केट। और अगर ऐसा नहीं होता, लेथार्जिक और लैकलस्टर सेंटिमेंट होंगे, तो मार्केट वहां भी अच्छी नहीं होगी। और अगर प्रेशर उसको तोड़ के नीचे ले जाएगा,
तो भी मार्केट में और परेशानी की बात है। तो ये जो सेंटिमेंट और ट्रेंड किसी लेवल के आसपास होते हैं, ये बहुत गौरतलब होते हैं। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ डिटेल में आपको समझाऊं। दुआ करूंगा कि आप मेरी बातों को उसी तरह समझें जिसकी मैंने कोशिश की है। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। और अगर आपको लगे कि इतनी सारी बातें इधर उधर भी होता रहा मैं, ये अगर आपके किसी काम आती हैं और आपके लिए मददगार है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, शायद इससे वो कोई दुरुस्त फैसले कर सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज।